वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और उस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हमने यूनिट एंड मेजरमेंट को कंप्लीट तरीके से देख लिया है कंसेप्ट के साथ। अब की बार हुआ क्या है, एक्चुअल में जो नीट 2024 है उसके अंदर हुआ क्या है कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। लगभग वही सिलेबस डाल दिया गया है जो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के 11th और 12th का सिलेबस है। अब इस हिसाब से बच्चे क्या है, इस शंका में है कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो मुश्किल आएगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर आता है हमेशा वो क्वेश्चन पेपर एक बेसिक एनसीईआरटी को उठा के बनाया जाता है, क्योंकि ये उनके पास भी बाउंडेशन होती है कि क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए और एनसीईआरटी से रिलेटेड होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस को ट्रिकी कर देते हैं। ट्रिकी का मतलब कंसेप्ट से उसको जोड़ देते हैं, जिसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको बताऊंगा उन्होंने कैसे कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं। और उसी प्रकार जब भी मैं कोई कंप्लीट चैप्टर करवाता हूं, जैसे मैंने आपके सामने ये पूरा सिलेबस डाल रखा है, ये पूरा जो सिलेबस आप देख रहे हो ये पूरा नीट का सिलेबस है, काइनेमेटिक्स का एक चैप्टर। इसके बाद दूसरा जो लेक्चर होगा जिसके अंदर विद न्यूमेरिकल वो स्केलर वेक्टर या वेक्टर वाला चैप्टर होगा। ये मैंने एक चैप्टर ले लिया काइनेमेटिक्स का पहला, उसके अंदर हमने बात कर ली। तो इसके अंदर मैं कंसेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल्स का लेवल अब की बार आसान होगा, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, बट उसमें कंसेप्ट इस हिसाब से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके कंप्लीट सिलेबस को अब की बार जो नीट का 11th और 12th है आपको करवाया जाएगा, उसके अंदर आप ये समझ के चलिए कि आपने अगर इनको अच्छे से पूरे लेक्चर्स को देखा है तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक उठाऊंगा। उसके बाद ये जो टॉपिक है इन्हीं के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, ताकि क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है। काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो आपके पास दो चीजें आती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनामिक्स। दो चीजें, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस बात को समझना है, इस बात को जान लीजिए। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है इस बात को हमें अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले तो ये भी स्टडी ऑफ मोशन है, अलग कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ मोशन। और ये भी क्या है, स्टडी ऑफ मोशन। दोनों अलग नहीं है, ऊपर वाला भी स्टडी ऑफ मोशन है, नीचे वाला भी स्टडी ऑफ मोशन है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को जानना है। जैसे कि आपको अब ये कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं कि यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस ये है कि हमें इसका कोज नहीं पता होता, इसका कोज नहीं पता होता, ये विदाउट कोज, और ये क्या होता है, विद कोज। इन दोनों की बातों का मतलब क्या है उस बात को समझिए। कहना चाहता है कि अगर हमें कोई बॉडी दी गई है, ये बॉडी है, और इस बॉडी का मोशन में आना और उस मोशन में आने का कारण हमें नहीं पता, उस कारण के बारे में भी हम नहीं जान रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो बॉडी मोशन में आई है, किस तरह से आई है, उसके ऊपर कोई फोर्स लगा है या कोई और वजह है जिसके कारण वो किसके अंदर आई है, मोशन में है। जब हमें उसके कारण का नहीं पता होता तो हम उसको क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जब हमें उसके कारण का पता हो, उसके रीजन का पता हो, कि जैसे मैंने इस बॉडी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा दिया और जिस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट किस में आ गया है, मोशन में आ गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, कोई ज्यादा बड़े लेवल का डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता है। अगर हम इसके बाद और बेसिक बातों की बात करें तो उस बेसिक बात के अंदर एक तो होता है यहां पे रेस्ट और दूसरा होता है मोशन, क्योंकि ये बेसिक चीजें ही आपको समझना जरूरी है। जब तक ये समझ नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखिए क्रैश कोर्स जरूर है, पर मैं आपको ये सारी बातें इस तरीके से कराऊंगा कि आपको जो जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए, हौसले बुलंद रखिए, क्योंकि चिंता ऐसी डाकन रे जो काट कलेजा खाए। चिंता वो डाकन होती है जो आपके कलेजे को काट के खा जाती है, इसलिए चिंता को दूर भगा के अगर आप काम करोगे, स्ट्रेस को दूर करोगे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको पार पा सकते हो। तो पार पाने के लिए आपके अंदर सबसे पहले संयमता होनी चाहिए और उसके साथ साथ दृढ़ता भी होनी चाहिए।
रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए हमारे पास ये कोई कार है, इस कार में पहला पर्सन यहां बैठा है, दूसरा पर्सन यहां बैठा और तीसरा पर्सन बाहर है बस स्टैंड पे, तीसरा पर्सन बाहर है बस स्टैंड पे। 3 पर्सन हमने लिए, तीन पर्सन है, ठीक है। अब क्या किया, ये जो पहला पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इस पहले पर्सन ने इस तीसरे के पास कॉल किया और कॉल करके पूछता है, ये गाड़ी जा रही है इस तरफ v वेलोसिटी के साथ, ये समझ लीजिए ये गाड़ी इस तरफ जा रही है। तो ये पहला पर्सन तीसरे पर्सन से पूछता है कि जब तू मेरे को देख रहा है तो मैं मोशन में हूं या रेस्ट में हूं। देखा कि ये बस स्टैंड पे खड़ा हो और ये गाड़ी इसके पास से गुजरती हुई जा रही है, ये बंदा इस गाड़ी को देख रहा है, तो क्या दिखाई देगा कि जो तीसरा पर्सन है ये क्या कहेगा कि मुझे आप पहले पर्सन जो है वो किस में दिखाई दे रहे हैं, मोशन में। तो किस में हो गई ये, मोशन में। अब किसके हिसाब से ये मोशन में है, किसके हिसाब से मोशन में, इस तीसरे पर्सन के हिसाब से ये किस में है, मोशन में। जो थर्ड पर्सन ने कहा कि आप मोशन में हो। अगर मैं यही बात इस दूसरे पर्सन से पूछूं जो इसके साइड में बैठा हुआ है, तो ये क्या कहेगा, दूसरा पर्सन इसको कहेगा रेस्ट में। ऐसा क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जब तीसरा पर्सन पहले पर्सन को देख रहा है तो उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले गाड़ी यहां थी, कुछ टाइम के बाद गाड़ी यहां होगी, कुछ टाइम के बाद गाड़ी यहां होगी। जब गाड़ी की पोजीशन चेंज हो रही है तो इस पहले पर्सन की भी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट ये किसके रिस्पेक्ट में, तीसरे के रिस्पेक्ट में हो रही है। अब जब दूसरा पर्सन इसकी बात करता है तो जब गाड़ी यहां थी तब भी इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे था, तब यहां थी तब भी वही है, और जब यहां आई तब भी वही है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो उसको उसकी मोशन में कंसीडर किया जाता है। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको किस पे किया जाता है, रेस्ट पे किया जाता है। अब इस बात को डिसाइड कौन करता है कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन में है, उसको डिसाइड करने वाला हमारा एक फ्रेम होता है। देखिए यही पहला पर्सन है, पर्सन एक ही है, इंसान एक ही है। जब तीसरे बंदे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मोशन में, और पहले बंदे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये रेस्ट पे है। इसलिए हम एक बात यहां से निकाल के लेके आ सकते हैं, इस कंसेप्ट को डीपली आपको समझना है। यहां पे एक बात निकाल के लेके आ सकते हैं कि किसी बंदे का मोशन में होना या किसी बंदे का रेस्ट में होना, ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जो पहला टॉपिक है हमारा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके ऊपर, ये जो पहला टॉपिक है इसी के ऊपर हमें अब क्या करनी है, बात करनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो ये रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं। अगर कोई बॉडी जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती तो वो किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो किस में आएगा, मोशन में आएगा। तो इस हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे हम इसी कंसेप्ट को बढ़ाते हुए बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। देखिए ध्यान से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, देखिए ये वो फ्रेम है, ये वो फ्रेम है जिसके अंदर कौन बैठता है, ऑब्जर्वर बैठता है। ऑब्जर्वर का मतलब जिससे हम कोई बात पूछते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जिसके अंदर ऑब्जर्वर बैठता है, जिसके हाथ में टाइम होता है और वो अपनी क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। मैं अभी अभी एग्जांपल इसका दे चुका हूं कि अगर मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ जा रहा हूं, ये पहला पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। देखिए ये पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, और गाड़ी इस तरफ जा रही है, और ये है तीसरा पर्सन हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम क्या देखना चाहते हैं, हम इस पहले पोजीशन, इस पहले पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार मैं तीसरे से पूछता हूं, एक बार मैं दूसरे से पूछता हूं। जब तीसरा इस पर्सन को किस में बताएगा, मोशन में बताएगा, और दूसरा इसी पर्सन को किस पे बताएगा, रेस्ट पे बताएगा। इसका मतलब ये सारा खेल किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीसरे पर्सन पे था तो ये बॉडी मोशन में थी, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे पर्सन पे है तो ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक फ्रेम होता है जिसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है और जिसके हाथ में क्लॉक होती है और वो अपनी क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इज ए फ्रेम, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो इज ए फ्रेम अटैच्ड विद ऑब्जर्वर
हैविंग क्लॉक इन हैंड एंड मेक्स देयर ऑब्जर्वेशन, वो अपनी क्या करता है, ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है, मेक्स देयर ऑब्जर्वेशन, उसी को हम क्या कहेंगे भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। अगर पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल। दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। बात याद रखिए कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो मैं आपको इतने डिटेल में करवा रहा हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि आपने थ्योरी पे फिर से घुसा दिया हमें। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी, इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल आते रहे हैं। तो अब की बार कुछ क्वेश्चन ऐसे कंसेप्ट से भी उठा सकता है जो कंसेप्ट अलग है, जिस कंसेप्ट के बारे में आपने आज तक कम पढ़ा है या कम जानते हो। इसलिए मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिसके बारे में आपको कम नॉलेज होती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। यह तो पता चल गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फ्रेम है जो अटैच होता है किसके साथ, ऑब्जर्वर के साथ। ऑब्जर्वर कौन है, जो ऑब्जर्वेशन बनाता है। अब उसके हाथ में क्लॉक है, क्लॉक का मतलब टाइम है उसके हाथ में, जो अपनी ऑब्जर्वेशन को बनाता है। और उसी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर वो क्या कहता है कि कोई बॉडी कब मोशन में है, कोई बॉडी कब रेस्ट पे है, वो सारी बातें उसी के बेस के ऊपर बताता है। तो मस्ती के साथ पढ़िए, ज्यादा बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इतना भी कोई जो है नीट या फिर आप इन क्वेश्चंस को इतना भी मत तूल दीजिए, आपके माइंड में एक अंदर क्वेश्चन मत बनाइए कि पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। अब जब आपको गाइडलाइन दी गई है कि आपको 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, तो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो जनरल सी बात है, आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि क्वेश्चन वो बहुत बड़ा दे देगा, क्योंकि अगर मुश्किल क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो 1 मिनट में नहीं हो सकता, तो उसका टाइम बाउंड खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कोई एकाध आता है तो नहीं तो सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो विद इन 1 मिनट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बेसिक के ऊपर फोकस कीजिए, बेसिक के ऊपर फोकस कीजिए, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना। इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, यानी कि न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। न्यूटन्स लॉ जो है वैलिड होते हैं, ठीक है भाई। अब ये फ्रेम कौन सा है जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, आर नॉट वैलिड, ठीक, जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। तो हमने दो बातें की हैं, एक तो हमने कौन सा फ्रेम लिया है, एक तो हमने फ्रेम लिया है कौन सा, इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम बहुत कम है, बिल्कुल भी ये मान के चलो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इसका कोई एक एग्जांपल देना चाहते हो तो वो इनर्शियल फ्रेम का ये एग्जांपल दे सकते हो कि कोई आदमी बस में ट्रैवल कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो भी बस में ही है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल बोल सकते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल। अपनी लाइफ में जो भी फ्रेम देखते हो लगभग सारे फ्रेम कैसे होते हैं, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम का मैं अभी एक एग्जांपल दे चुका हूं कि मान लिया जाए कि ये बस है और इस बस के अंदर v वेलोसिटी के साथ मोशन है, इसके अंदर बहुत सारी सवारी बैठी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पर्सन। ये तीसरा पर्सन कौन है, ऑब्जर्वर है, जो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और पहले पर्सन की ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो इस पहले पर्सन और तीसरे पर्सन की बात करें तो दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ जा रहे, क्योंकि बस की जो वेलोसिटी वही एक की वेलोसिटी, वही दूसरे की वेलोसिटी। यहां पे बड़ा पंगा है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझना बड़ा ही कठिन कार्य है। क्यों है, आप एक बात समझिए, जब पहला और तीसरा बंदा वो एक ही बस के अंदर बैठे हुए हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई है, इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है इस तीसरे की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कितनी है, जीरो के बराबर है। और अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो के बराबर है तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कैसा माना जाएगा, इनर्शियल माना जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया INT, इनर्शियल माना जाएगा। अगर इसके दूसरी बात करें, दूसरे पहलू की बात करें, मान ली ये बस है, इसके अंदर कोई एक पहला बंदा बैठा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
3 बंदे इसके अंदर बैठे हुए हैं। अब क्या किया हमने, चौथा बंदा यहां ले लिया, फोर्थ, और ये बस क्या जा रही है, v वेलोसिटी के साथ। अब फिर से पहले बंदे की ऑब्जर्वेशन करो। अब फोर्थ बंदे का विद रिस्पेक्ट टू पहले बंदे की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो क्या है, 0 है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो इन दोनों में एक वेलोसिटी का क्या आ गया है, गैप आ गया है। इसलिए दोनों एक फ्रेम में ना होकर के अलग अलग फ्रेम में है, इसलिए किसका एग्जाम्पल काउंट होगा, ये नॉन इनर्शियल का एग्जाम्पल काउंट होगा। इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है जब भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन करते हो तो आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन की बात करते हो और आगे क्वेश्चन आएंगे मैं उनको करवाऊंगा। इसी आज के लेक्चर में पूरा थ्योरी होगी और इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे हम। जो भी ये जो वन शॉर्ट वीडियो है इसके अंदर जो भी बातें होंगी सारी बातें हम कवर अप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये था पूरा टॉपिक फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ बेसिक बातें बताता है कि मान लिया जाए हमने ये ओरिजिन मान लिया, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, ओरिजिन। अब इससे इस तरफ आगे की तरफ सारी डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव, और इससे पीछे जितनी भी डिस्टेंस है उनको क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। इस प्रकार हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन को देखना है। अगर मैं इसके अंदर एक दो बातें आपको बताऊं जो एक्स्ट्रा बातें हैं तो मैं आपको वो बात बता सकता हूं। एक तो मैं आपको बता सकता हूं 1 डायमेंशन मोशन, एक मैं आपको बता सकता हूं 2 डायमेंशन मोशन, और एक आपको मैं बता सकता हूं 3 डायमेंशन मोशन। ये सारी बातें साथ साथ वो कवर अप कर रहा हूं जहां से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट चीजें नहीं आती, इनके सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपको इनके सपोर्ट नहीं मिला तो आप फिर उसके बाद अधूरे रह जाएंगे और आपका काम भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन रटना आपको बिल्कुल नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। आप कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए, हर बात का रीजन और कहां आप मिस्टेक करोगे और आपको कैसे सोचना है वो सारी बातें मैं आपको यहां बताऊंगा, बस उस पर ध्यान रखिए। अगर आप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बात करते हो तो ध्यान रखिए आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कुछ इस तरह से। इस कोऑर्डिनेट को आप x कहते हो, इस कोऑर्डिनेट को आप y कहते हो और इस कोऑर्डिनेट को आप z कहते हो। अगर कोई पार्टिकल है या तो वो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, या वो y एक्सिस की तरफ जा रहा है, या वो z एक्सिस की तरफ जा रहा है, इन तीनों में से एक एक्सिस की तरफ जा रहा है, उसकी पोजीशन जो स्पेसिफाइड होती है उसी को क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन एक कोऑर्डिनेट के द्वारा स्पेसिफाई की जाए, या तो x के द्वारा या y के द्वारा या z के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। अगर यही काम 2 कोऑर्डिनेट से हो, जिसको प्लेन कहते हैं, जैसे कि एक पार्टिकल x और y दोनों में जा रहा है, यानी कि प्लेन में जा रहा है, जब उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन। इस वर्ड को ध्यान रखना भाई, 2 डायमेंशन को प्लेन भी बोला जाता है, प्लेन में जा रहा है मतलब या तो वो x और y कोऑर्डिनेट में है, या x और z कोऑर्डिनेट में है, या y और z, इन तीनों में से कोई 2 कोऑर्डिनेट अगर उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जैसे कि कोई पार्टिकल यहां प्रेजेंट है तो इसका इससे दूरी भी है, इससे दूरी कितनी होगी, y, इससे दूरी कितनी होगी, x, इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, x और y। तो कितने कोऑर्डिनेट ने इस पॉइंट की पोजीशन को बताया, 2 ने, x ने और y ने, इसलिए कैसी मोशन होगी, 2 डायमेंशन, जो किसमें करी जाती है, प्लेन में। इसी प्रकार 3 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे हम, 3 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे तो ये वो पॉइंट है जिसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट के द्वारा उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई किया जा सकता है। अगर मैं इसके साथ एक कोऑर्डिनेट और ऐड कर दूं, और वो कोऑर्डिनेट कौन सा ऐड कर दूं, z कोऑर्डिनेट। अब इसकी पॉइंट ने तीन कोऑर्डिनेट ने इसको स्पेसिफाई किया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस। जैसे कि मक्खी उड़ती है, एयरप्लेन उड़ता है, ये सब किस में जाते हैं, स्पेस में, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेस बोला जाता है किसको, 3 डायमेंशन को। इसलिए 1 डायमेंशन का मतलब जब एक कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे पोजीशन को, 2 डायमेंशन 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे, 3 डायमेंशन 3 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करे पोजीशन को, तो हम उसको क्या कहते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन कहते हैं। अगला टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ जो टॉपिक आएगा ये बाद में आएगा, इन्होंने पहले वैसे ही डाल दिया। इससे पहले हमें दूसरी बातें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो बातें आप नहीं पढ़ोगे तो तब तक आप पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में नहीं जान पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इससे पहले दूसरी बातें पढ़ते हैं। दूसरी बात कौन सी पढ़नी है हमें, दूसरी बात हमें पढ़नी है स्पीड एंड वेलोसिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे।
ये बातें सबको पता भी होती है क्योंकि ये जनरली जो है आपका 9th क्लास से ही या 8th क्लास से ही टॉपिक शुरू हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा मुश्किल टॉपिक हैं भी नहीं। अगर हम बात करते हैं स्पीड की और साथ में किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की। देखिए सबसे पहले स्पीड की बात करेंगे, और इससे पहले भी क्योंकि इन्होंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, डायरेक्ट स्पीड और वेलोसिटी दे दी है टॉपिक में, तो इससे पहले आपको कहना चाहते हैं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट आपको पहले सीखना पड़ेगा, उस कंसेप्ट को सीखिए पहले। मैं डायरेक्ट टॉपिक वाइज चल रहा था इसलिए हो गया। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, या जिसको क्या बोल दिया जाता है, पाथ लेंथ। जिसको पाथ लेंथ भी बोल दिया जाता है। ये क्या होता है कि जो एक्चुअल पाथ है बॉडी ने चला है, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स्ड, एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स, जो एक्चुअल का पाथ ट्रांसवर्स किया है बॉडी ने, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट से चल के और इस पॉइंट तक जाता हूं, ठीक है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ये हो गया 10 मीटर। तो मैंने एक्चुअल पाथ कितना चला, 10 मीटर चला है, इसलिए ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई है, 10 मीटर है। फिर मैंने यहां से यू टर्न लिया और यू टर्न लेके मैं यहां तक पहुंच गया, और ये है 8 मीटर सी पॉइंट पे। अब कोई कहता है कि मेरी डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कह सकता हूं कि 10 मीटर ये है और 8 मीटर ये है, तो टोटल कितनी हो गई, 18 मीटर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये एडिशन जो हो रहा है, ये डायरेक्ट ऐड कर दिया नंबर की तरह। जैसे हम नंबर को ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 + 2 कितना है, 3 है, 3 + 5 कितना है, 8 है, 8 - 5 कितना है, 3 है। इस तरह से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज में आती है, स्केलर क्वांटिटीज में आती है। ठीक है, ये किसके अंडर आती है, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, देखिए दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 18 मीटर है, तो मीटर तो यूनिट हो गई, जैसे कि पहले ही यूनिट में मैंने सिखाया था कि यूनिट क्या होती है, 18। जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 18, इसी को हम इसका क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 18। यानी कि जो हमारी टोटल डिस्टेंस 18 मीटर है, उसमें मीटर को तो यूनिट बोल दिया, और जो आपको 18 दिखाई दे रहा है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है नोट प्रेजेंट, इसके पास कैसी डायरेक्शन नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसको कैसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन के उठा था कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, या इसको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया गया, एनसीईआरटी से एज इट इज लाइन उठा के मैंने यहां लिखी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ये कह सकता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर सकती, जो डायरेक्शन के बारे में नहीं बता सकती कि किस डायरेक्शन में मोशन है। ये किसके बारे में नहीं बताती, डिस्टेंस डज नॉट टेल अबाउट द मोशन ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि यानी कि मोशन की कौन सी डायरेक्शन है, इसके बारे में ये स्पेसिफाई नहीं करती है कि किस डायरेक्शन में हमारी मोशन हो रही है। ऐसा पॉइंट आया है एक बार पहले किसी दूसरे एग्जाम में छपा है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट डाला है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बताता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी के अंडर आता है। और इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, डिस्टेंस की, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, जिसको हम किससे डालते हैं, एम से। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमेशा ऑलवेज कैसी रहती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये बातें ज्यादा बताने की नहीं है, आपको पहले से ही पता होती है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इसलिए ऑलवेज कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फोर्थ, ग्रेटर देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी, डिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट को। और ये पॉइंट डायरेक्ट उठा के पूछा हुआ क्वेश्चन है
किसी पहले के ईयर में नीट में, ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू, कभी भी कम नहीं हो सकती है। ये सारे पॉइंट कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट इसकी मीटर होती है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव रहती है, और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट के होती है। इसके बजाय अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी यूनिट भी क्या होती है भाई, मीटर। वो भी अलग बात नहीं है, यूनिट में कोई चेंज नहीं है, पर वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। वो पॉजिटिव क्वांटिटी भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और जीरो भी होती है। अगर हम चौथी की बात करेंगे तो ये पॉइंट यहां पे भी कंसीडर हो जाएगा डायरेक्ट, कि भाई डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट से, तो ये पॉइंट यहां भी कंसीडर हो जाएगा। यहां पे जो मेन समझाने की बात है वो मेरा तीसरा पॉइंट है। अब वेक्टर क्वांटिटी को मैं यहीं बता दूं तो वेक्टर वो है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड स्पेसिफिक क्या होती है, डायरेक्शन होती है। स्पेसिफिक क्या होती है, डायरेक्शन। ये दो खास बातें होती हैं। यानी कि अगर आपके पास वेक्टर शब्द आ रहा है तो उसके बाद आप समझ जाइए कि उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और साथ साथ लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे करता है। लॉ ऑफ अलजेब्रा को क्या करता है, ओबे करता है। और जो आपकी ये डिस्टेंस है, ये लॉ ऑफ अलजेब्रा को या वेक्टर एडिशन को, लॉ ऑफ अलजेब्रा है, इसको क्या बोल दो, वेक्टर एडिशन, उसको ओबे नहीं करता है, ये ओबे करता है। इसकी खास बात है क्या, मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करता है। इसके पास मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, और साथ साथ लॉ ऑफ अलजेब्रा को क्या नहीं करता, ओबे नहीं करता। इसलिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बात की, इस पॉइंट की पुष्टि करते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि मान लिया जाए ये ओरिजिन मान लिया, इस ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट सीधा गया, ठीक है, और सीधा गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। जब ए से बी गया और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। अब मैंने पहले ही बात बताई थी कि जिस पॉइंट को ओरिजिन मान रखा है ए को, उससे इस तरफ की सारी डिस्टेंस क्या होंगी, नेगेटिव, और इस तरफ की सारी डिस्टेंस क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जब तक ये क्वांटिटी स्केलर है तो हमें इस ना नेगेटिव डायरेक्शन से मतलब ना पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब, क्योंकि अभी अभी पीछे वाले पॉइंट में बता दिया था कि इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। जब इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन का कोई मतलब महत्व नहीं रह जाता। पर जब क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन की स्पेसिफिकेशन आ जाती है, उसका मतलब बन जाता है यहां पे। इसलिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है और इस डायरेक्शन को कैसा बोला जाता है, नेगेटिव। अब इस बॉडी ने अपना टर्न लिया और टर्न लेके वापस पहुंच गई इस पॉइंट तक, यहां तक। मान लिया जाए टर्न लेके और इस पॉइंट पे पहुंच गई और इस पॉइंट को बोल दिया सी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। अब उसने क्या कर दिए, दो सवाल कर दिए। पहला तो सवाल कर दिया इसकी डिस्टेंस बताइए, और दूसरा सवाल कर दिया उसने इसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए। दो बातें कर दी इन्होंने। पहला क्वेश्चन क्या कर दिया, डिस्टेंस, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जब बॉडी ए से बी गई, पहले मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस की बात करता हूं। देखिए जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमें किसी प्रकार के पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन के बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें उससे मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वो स्केलर है, उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो ये 10 मीटर सीधा गया है, तो ए से बी तक अगर बात करेंगे तो ये कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। इसी प्रकार बी से चल के इस पॉइंट तक आया है जिसको मैंने बोल दिया एफ, तो फिर बी से लेके और कोई पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, मान लिया जाए डी दे देते हैं क्योंकि कंटिन्यूएशन में हो जाएगा, इसको डी दे दिया। तो बी से लेके डी तक की डिस्टेंस फिर से 10 मीटर। देख लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट की तो 10 मीटर, तो यहां भी 10 मीटर रहेगी, ठीक है। फिर ये गया डी से सी तक, और डी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, इस प्रकार। अब मैंने यहां पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं लगाया, सभी में पॉजिटिव रखा है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसलिए क्या हो गया, देखिए 10 मीटर 10 मीटर और 5, 10 और 10 20 और 5 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस इस
पूरी जर्नी की जब ए से चल के सी तक पहुंचा है तो कितनी होगी 25 मीटर और पॉजिटिव ही रही, इसलिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव है। इसके बाद जब हम अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, देखिए जब ए से बी तक गए तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट थी और वो डिस्प्लेसमेंट प्लस की है। अब यहां पे प्लस साइन को क्यों इंक्लूड कर दिया हमने, उसका मतलब देखिए क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव नाम की चीजें होती हैं। अब हम क्या गए बी से लेके डी तक, यानी कि बी से लेके डी तक। अब फिर से 10 है पर अब की बार माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को, क्योंकि बॉडी पहले इस तरफ जा रही थी तो पॉजिटिव, अब इस तरफ आ रही है तो उस डायरेक्शन को क्या बोला जाएगा नेगेटिव, इसलिए -10। फिर हम कहां गए डी से लेके सी तक, डी से लेके सी तक इस तरफ जा रहे हैं तो वो भी कितना है 5 मीटर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गई। अब जीरो कैसे हुई, जब मैं इस पॉइंट तक की जर्नी देखूं, आगे की ना देखूं, इस पॉइंट तक की, तो ये 10 इस 10 को कैंसिल आउट कर देगा और कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर मैं ए से लेके सी तक कंप्लीट जर्नी देखूं तो कितना रह गया अब -5, क्योंकि इस 10 ने इस -10 को तो कैंसिल कर दिया, बच गया कितना -5 मीटर। इसलिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हमने किसको स्पेसिफाई करना पड़ा, डायरेक्शन को। वो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए हमने उसके बारे में ज्यादा जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी। तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिया है, अगर ये ए बी +10 मीटर है, ये बी डी -10 है, तो कैंसिल करके 0 और बच गया कितना -5। इसलिए कहा था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ये बात आपको समझाने के लिए ऐसा बोला गया था। अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जान लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की और इसी के साथ साथ उठा लेते हैं हम किसको, वेलोसिटी को। स्पीड के साथ साथ ही किसको उठा लिया, वेलोसिटी को उठा लिया। सबसे पहले अगर हम स्पीड का फार्मूले की बात करेंगे तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी डेफिनेशन भी यही होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही इसकी डेफिनेशन होती है, यही सब कुछ होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम दूसरी बात करेंगे तो यहां पे आ गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस अगर आ गई है तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी भाई, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्योंकि हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि हमने यहां देखा डिस्टेंस आई, तो डिस्टेंस अगर स्केलर है तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और वो हमेशा पॉजिटिव रही तो ये भी ऑलवेज कैसी होगी भाई, पॉजिटिव, ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। चौथा पॉइंट, जो स्पीड होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, वेलोसिटी के, इससे कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ये सारे पॉइंट वो जो आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, या तो इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें स्पीड के बारे में तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। किसी को याद नहीं है तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें अगर हमने बात कर ली है तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होती है, वेलोसिटी के, और इसकी यूनिट क्या हो गई है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ये आपको सारी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर सिक्स्थ पॉइंट लिखूं मैं, सिक्स्थ पॉइंट लिखूं, वो पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन से रिलेट करता है। उस एक्सेलरेशन से रिलेटेड पॉइंट को एक्सेलरेशन में ही लेंगे, अभी यहां नहीं ले रहे। पर इसके अलावा अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यहां पे आपको लिख रहा होगा मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो इसके जस्ट बाद कंसीडर करना, तो उसका एक पॉइंट मैं यही आपको डिस्कस कर दूं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल कर रही है, मान लिया जाए एक बॉडी है, उसने पहले 10 सेकंड में 10 मीटर, दूसरी 10 सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरी 10 सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, तो आपने क्या देखा, हर 10 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, इसलिए वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रैवल कर रही है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कह लो या यूनिफॉर्म मोशन कह लो, आपकी एक ही बात है, वो इसके बारे में पॉइंट है। अगर वो बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे पहली 10 सेकंड में 10 मीटर, दूसरी 10 सेकंड में 20 मीटर, तीसरी 10 सेकंड में 30 मीटर, तो इंटरवल तो इक्वल है, हर 10 सेकंड का है, पर उनके द्वारा
तय की गई दूरी अलग अलग है, एक में 10 है, एक में 20 है, एक में 30 है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वो बातें इसी के अंदर आगे बढ़ेंगी। अब बात करते हैं हम किसकी, इस पॉइंट की। अब इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अलग कुछ भी नहीं है, सारी बातें सेम है, फार्मूले सेम है। दूसरा पॉइंट इसके ही समकक्ष रखेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट, ये पॉजिटिव है बट ये कैसी रहेगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, तीनों बातें हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है, और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ये सेम पॉइंट यहां आ जाएगा, कोई चेंज नहीं है। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। जब उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है तो इसकी यूनिट भी कैसी रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी। इन बातों में दोनों में कोई चेंज नहीं है। अब आगे जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड के टाइप, स्पीड के टाइप, ठीक है। उसमें पहले स्पीड का टाइप होगा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। इसी के हिसाब से आप समझ लीजिए पूरा कवर अप हो जाएगा, एक्सेलरेशन रह जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन के रिलेशनशिप रह जाएंगे, बाकी लगभग सारी बातें इसके अंदर कवर हो जाएगी। मान लीजिए एक बॉडी है, मैं इसको जल्दी जल्दी से आपको समझाऊंगा और पहले से ये बातें आपको पता भी है। मान लिया एक बॉडी है जो कहां तक पहुंची, पहले ए पे थी, फिर बी पे गई, फिर सी पे पहुंची और फिर डी पे पहुंची। ए बी के बीच की दूरी 10 मीटर है और इसने कितने इंटरवल में ट्रेवल कर ली, 10 सेकेंड में। फिर इसके बीच भी 10 मीटर की दूरी है, इसको भी इसने कितने में ट्रेवल कर लिया, 10 सेकेंड में। इसके बीच की दूरी भी 10 मीटर है और इसको भी इसने कितना ट्रेवल कर लिया, 10 सेकेंड में। अब आपने क्या देखा, हर 10 सेकंड में बॉडी 10 मीटर चल रही है, हर 10 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, हर 10 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि इसका रेट जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे, अगर इसके बजाय एक बॉडी है जो ए से चली और बी पे पहुंची, डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, टाइम कितना ले लिया, 10 सेकेंड। बी से सी तक पहुंची, इसके बीच भी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, बट अब की बार टाइम कितना ले लिया, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब डी तक पहुंची, इसके बीच की भी दूरी कितनी है, 10 मीटर, बट अब की बार जो टाइम लिया है वो ले लिया 9 सेकेंड। अब देखो, पहली 10 मीटर 10 सेकंड में, दूसरी 10 मीटर 8 सेकंड में, तीसरी 10 मीटर 9 सेकंड में इसने कवर अप की है। तो अलग अलग इंटरवल है पर डिस्टेंस सेम है, या उल्टा हो जाए, अलग अलग डिस्टेंस हो जाए, इंटरवल सेम हो जाए, तो इसका मतलब मोशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है बच्चा पार्टी। तो इस मोशन को हम कैसी मोशन कहेंगे भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आया, अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल दूरी को ट्रेवल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। मैंने क्या कहा, अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को, या फिर अनइक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को, या तो ये इक्वल होना चाहिए या ये इक्वल होना चाहिए एक, और दूसरा कैसा, अनइक्वल, तो उसको हम कैसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। इसके बाद आगे देखिए, अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर लिया जाए, इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। बस स्पीड की जगह क्या वर्ड जुड़ जाएगा, वेलोसिटी। इसी प्रकार अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल में ट्रेवल करती है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस की बात आ जाती है तो वहां स्पीड वर्ड जुड़ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है तो वहां क्या वर्ड जुड़ जाएगा, वेलोसिटी। दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मैं फिर से यही बात कर रहा हूं, स्पीड और वेलोसिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर कहीं डिस्टेंस नाम का वर्ड आता है तो उसको स्पीड बोल दो, और कहीं पे वेलोसिटी नाम का, डिस्प्लेसमेंट नाम का शब्द जुड़ता है तो उसको क्या कह दो, वेलोसिटी। और इसी बात पे क्वेश्चन से आपसे खेलता है कि वो आपको क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में उलझा के वेलोसिटी पूछ लेगा और आप वहां पे स्पीड निकाल के आ जाओगे। उसके एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा आगे, जिसमें आप क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सारी बातों को अच्छे से आपको समझना है। इसके बाद दो बातें आगे हम इसके करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है एवरेज वेलोसिटी, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये मान के चलो
कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते थे पहले नीट में, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, फिर भी आपको इस पे क्या करना है, फोकस कंप्लीट तरीके से रखना। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि मान लिया एक बॉडी है, वो ए से बी तक पहुंची और फिर सी तक पहुंची, ये इसकी दूरी 5 मीटर है, ये इसकी दूरी 10 मीटर है। यहां चलने के लिए इसने लिया 12 सेकंड और यहां चलने के लिए इसने लिया 15 सेकंड लिया। अब हमें क्या पूछ लिया? एवरेज स्पीड पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? पहले तो आप टोटल डिस्टेंस को ले लो, टोटल डिस्टेंस, दैट इज टोटल डिस्टेंस। अब आप अगर टोटल डिस्टेंस की तरफ देखते हो तो टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय में क्या ले लो? टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है? 5 मीटर प्लस 10 मीटर 15 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 12 सेकंड प्लस 15 सेकंड 27 सेकंड। तो आपके पास ये क्या बन गया है? ये बन गई एवरेज स्पीड बन गई है। अगर आपको एवरेज निकालने का तरीका, इस बात को समझ लीजिए, आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका एवरेज स्पीड मिल जाएगा। अगर इसकी बजाय आपके पास डिस्प्लेसमेंट नाम का वर्ड जुड़ा होता कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो क्या बन जाती? एवरेज वेलोसिटी। सॉरी, ये स्पीड लिखना था, यहां पे वेलोसिटी लिख दिया, यहां स्पीड लिखना था। ठीक है, ये स्पीड लिखना था। ठीक है, अगर यहां पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट नाम का वर्ड जुड़ के आ जाए तो आपके लिए वो क्वेश्चन किसका बन जाएगा? वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस होता है तो क्या बोलते हैं उसको? स्पीड बोलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक बॉडी है, वो क्या पहुंची? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची है और उसने टाइम लिया t1। ठीक है, और इस दूरी को क्या बोल दिया हमने? s। बी से सी तक पहुंची, वो दूरी भी s है, और इसने क्या लिया? टाइम t2 लिया। क्या कहता है? अब इस पूरी बॉडी का एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, दैट इज s प्लस s 2s, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2। इस तरह से हो गया। इस क्वेश्चन को अब थोड़ा और मुश्किल बनाता हूं मैं। कैसे बनाता हूं? देखिए दूसरे पॉइंट में इस क्वेश्चन को, एक बॉडी है जो पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची है, जिसकी डिस्टेंस जिसकी डिस्टेंस आप मान लो s, और इसने क्या लिया है? v1 वेलोसिटी के साथ चली है। फिर ये B से लेके C तक इसने v2 वेलोसिटी के साथ चला और उसी s डिस्टेंस को ट्रेवल किया। मैं क्या कहना चाहता हूं, एक बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट तक v1 वेलोसिटी के साथ चलती हुई s डिस्टेंस को ट्रेवल किया, फिर B से C तक पहुंची और वेलोसिटी कितनी कर ली? v2, और डिस्टेंस फिर से क्या है? s है। अब इसकी क्या बताओ? एवरेज स्पीड बताओ। फिर से एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या करते हो? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या? s प्लस s कितनी हो गई है? 2s बटे में टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल टाइम तो नहीं है। अब टोटल टाइम के लिए हमें क्या करना होगा? इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, कहीं क्या होता है, आपको फार्मूले बताए जाते हैं, आपको कहेंगे कि ये फार्मूला रट लो, ये फार्मूला बिल्कुल नहीं रटना। ये क्वेश्चन सोल्व करने तो फार्मूले पे आपसे नहीं होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रिक से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, और उसी ट्रिक के ऊपर आपको काम करना है। देखिए कैसे करोगे आप, उस पर ध्यान दीजिए। अब क्या करना है? 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम, 2s, सॉरी s का मतलब यहां डिस्टेंस ले रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले टाइम निकालेंगे इसके थ्रू। क्या होता है? दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इस टाइम को क्या मान लिया? स्पीड इज v1 एंड डिस्टेंस इज s एंड टाइम इज t1। अगर मैं इस t1 टाइम को निकालूं तो क्या हो जाएगा? s डिवाइडेड बाय में v1। ये कौन टाइम आ गया? t1, मतलब a से b तक जाने में उसने कितना टाइम लिया? s बाय v1 लिया। इसी प्रकार b से c जाने में उसने टाइम क्या लिया होगा? t2, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? s डिवाइडेड बाय में v2। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? टाइम, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो थी 2s, टाइम नहीं था। टाइम कैसे निकाला? दैट इज फर्स्ट वन के लिए s बाय t1, जिसलिए t1 टाइम होगा s बाय v1, और दूसरा टाइम होगा s बाय v2। इसी तरह से अब टोटल टाइम कितना? दैट इज टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो गया। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू में t1 कितना? s बाय v1, दैट इज s बाय v1, प्लस ये कितना है? s बाय में v2। यहां से ऊपर से s को कॉमन लिया, इसको सोल्व करते हैं तो v1 और v2 का एलसीएम, v1 और v2, इस तरफ कौन आ जाएगा? v2 प्लस v1। ये क्या आ गया? टोटल टाइम। अब इस टोटल टाइम को इसके नीचे रख दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सारे करेंगे हम, और आपको कहां कहां प्रॉब्लम होती है उन सभी प्रॉब्लम को मैं एक साथ लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब लास्ट जो पॉइंट इसके अंदर आता है वो है वेलोसिटी, जिसको क्या कहते हैं, इंस्टाटेनियस वेलोसिटी या इंस्टाटेनियस स्पीड। दोनों की बात एक साथ कवर करके चलेंगे हम। इंस्टाटेनियस, दोनों को एक साथ कवर करके चलेंगे हम। स्पीड और उसके साथ ही हम क्या करेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, जब आप गाड़ी चलाते हो, जब आप बाइक चलाते हो, तो आप क्या करते हो, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने गाड़ी की जो मीटर आपके सामने होता है उस पर ध्यान दीजिए, तो आप कहोगे कि मेरी गाड़ी अभी 70 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रही है। जब नेक्स्ट ही पल देखोगे आगे ब्रेकर आ गया, आपने ब्रेक अप्लाई किए तो आपकी गाड़ी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर पे। पहले कितने पे थी, 70 पे, और अगले ही पल जैसे ही ब्रेक लाया 70 से 60, 60 से 50। तो आपको दिखाई दे रही है कि जिस पल, जिस मोमेंट पे आप गाड़ी के मीटर में देख रहे हो, उसी मोमेंट पे आपको जो स्पीड होती है उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी कि स्पीड या वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट का मतलब होता पल, क्षण, उस पल जो आपने गाड़ी की स्पीड के लिए उस मीटर को देखा, उसने जो शो किया वही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जब आप देख रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड है, अगले ही पल वो 11 हो गई, 12 हो गई या 15 हो गई है, तो हर वक्त चेंज हो रही है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं अगर, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब क्या होगा, v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस होगा तो, सॉरी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, ऐसा हो जाएगा। अब डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, इसलिए हमने इसके फार्मूले को कैसा रखा है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इस डेल्टा वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। अब इसी को चेंज करने के लिए हमने क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी। ठीक है, दैट इज डेल्टा टी, और उसके अंदर हमने क्या कर दी है, लिमिट को पुट कर दिया है। और लिमिट को कैसा पुट किया है कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कि इतना स्मॉल है कि डेल्टा टी कहां तक जा रहा है, 0 तक। तब ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी किसके अंदर चेंज हो जाता है, डी एस बाय डी टी के अंदर। ठीक है, जब ये टाइम्स टेंड्स टू 0 होगा तो ये डेल्टा डी में चेंज हो जाएगा और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बन गया, हमने लिमिट को पुट किया, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा एस भाग में डेल्टा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ds भाग में dt के बराबर। याद रखना भाई, इस फार्मूले को, इस फॉर्म को कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये फॉर्म लिखिए आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की फॉर्म को लिखिए, इसलिए इस फॉर्म को आपको याद रखना है, इस फॉर्म का आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, मुकाम पाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है और उसके लिए मेहनत आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत सी जिंदगी में आते हैं। मौज मस्ती के साथ पढ़िए, यहां प्रेशर मत लीजिए। अगर आपका यहां प्रेशर आता है और यहां बर्डन लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप एग्जाम देके बाहर निकलते हो और उसके बाद कहते हो कि ये तो मेरा जनरल लाइफ का क्वेश्चन है जो मैं हर रोज पढ़ता हूं, उसके बाद वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि माइंड वहां पे रेस्पॉन्स अलग दे रहा है। उसका रीजन ये है कि आपने एग्जाम के प्रेशर को ले लिया। ये सब के साथ होता है। 2 या 3% में ऐसा हो जाए तो आप उसको नॉर्मल समझिए, क्योंकि ये सब के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ 10 से 15 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ही लंबे स्ट्रेस में हैं। आपके जो सोचने की शक्ति वो कम हो चुकी है, क्योंकि आपने स्ट्रेस इतना ले लिया है। तो इसलिए आप इस बात पे चिंतन कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। आप ध्यान रखिए कि आप पढ़ते रहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो नहीं मिलती, टाइम के साथ मिलती है। जब आपका टाइम आएगा तो आपको वो चीज मिलेगी। इसलिए स्ट्रेस के बिना आप पूरा फोकस कर्म पे कीजिए, पढ़ाई पे कीजिए। अब जो हमारी बातें हैं उसमें मैं एक बार पोजीशन टाइम ग्राफ लूंगा, उसके बाद आपको एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बातें करेंगे या एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं पोजीशन और टाइम के ग्राफ की बात करता हूं, क्योंकि देखो तो ये टॉपिक यहां भी हो गया, यहां भी होगा, क्योंकि ये टॉपिक यहां गलती से छप गया था।
ये टॉपिक यहां पर आना था। अब मैं आपको बात बता दूं, आपने कहा जी आपने भी छाप दिया, क्योंकि मैंने कंप्लीट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहां से कॉपी कर रखा है, जो नीट का ऑफिशियल सिलेबस है वहीं से। तो वहीं से जब मैंने इसको कॉपी किया तो दोनों जगह था ये, तो कहोगे आपने डिलीट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए कि ये ऑफिशियल सिलेबस है और मैंने आपको दोनों जगह दिखा दिया इसलिए। तो अब आगे देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम के अलग अलग ग्राफ देखेंगे। मान लिया जाए सबसे पहला ग्राफ देखा मैंने, इस तरफ पोजीशन एक्स ले लिया और इस तरफ क्या ले लिया, टाइम ले लिया। इस प्रकार अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब क्या है, हुआ जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो बोला था रेस्ट और मोशन के बारे में, समझा था कि व्हाट इज रेस्ट। जब किसी बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। इसलिए देखिए, जब टाइम इतना था तब भी ये यहीं पे है, इतना है तब भी ये यहीं पे है, इतना है तब भी ये यहीं पे है, इसलिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ग्राफ को रीड करना सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज है। आप ये देख रहे होंगे कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर ये यहां 10 मीटर पे था तो ये थ्रू आउट जब तक ये मोशन चल रही है इसकी पोजीशन 10 मीटर पे ही है। इसलिए कैसा ग्राफ है, एट रेस्ट या स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी भी बोल दिया जाता है, इसी को स्टेशनरी भी बोल दिया जाता है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, दैट इज एक्स और टी, और ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसके लिए ग्राफ है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्राफ ओरिजिन से शुरू हुआ है, ओ से। इसी ग्राफ को आपकी बुक के अंदर ऐसा भी दिया मिल सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से एक्स और टी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए। ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट है इसलिए यूनिफॉर्म मोशन का है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन का है। ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, बट ये जीरो से नहीं, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल दूरी है। मान लिया जाए 10 मीटर है। ओरिजिन ये था, हमने मोशन को कहां से शुरू किया, यहां से 10 मीटर बाद से। हमने इस केस के अंदर हमने अपनी मोशन को स्टार्ट किया है ओरिजिन से। इस केस के अंदर हमने ओरिजिन से आगे एक पॉइंट लिया जो पॉइंट 10 मीटर पे था और वहां से शुरू किया है, इसलिए ये भी यूनिफॉर्म का है और ये भी कैसा है, नो यूनिफॉर्म मोशन का है। और यूनिफॉर्म मोशन हो, दोनों की दोनों आपको दिखाई दे रही होगी, और दोनों की दोनों यूनिफॉर्म मोशन की जब आप बात करते हो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है। इन ग्राफ को क्यों करवाया जा रहा है, इन ग्राफ से भी क्वेश्चन आते, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं वो ध्यान से देखिए। मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता देता हूं। मान लिया जाए ये आपके पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन और टाइम का, और आपको ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया और बोल दिया कि ये पॉइंट है 2 मीटर पे और ये पॉइंट है 10 मीटर पे। इसी प्रकार ये 0 पे है और इसको आपको बोल दिया है ये है 10 सेकंड के ऊपर, इस प्रकार से। और ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है। ग्राफ किसका है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। कुछ इस तरह का ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। जब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे, और अब उसने क्या पूछ ली, इसकी वेलोसिटी पूछ ली या स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस हो सकता है, पोजीशन में डिस्टेंस भी आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों को कंसीडर कर लिया, स्पीड पूछ लिया। अब स्पीड को जब आप देखोगे या वेलोसिटी को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो होता है पोजीशन भाग में टाइम, पोजीशन भाग में टाइम। यानी कि जब आप स्पीड को ध्यान से देखते हो तो स्पीड किसके बराबर हो गया, पोजीशन भाग में टाइम। जैसे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हो, पोजीशन डिवाइडेड बाय में टाइम की अगर आप बात करते हो तो ये आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये आपको स्लोप दिखाई दे रहा है। कहोगे सर हमें कैसे पता चला, देखो आप यहां से एक ड्रॉ कीजिए पॉइंट, आपको पता चलेगा कि स्लोप ही है। यहां से एक पॉइंट ड्रॉ कीजिए, इसको एंगल को क्या मान लीजिए, थीटा। अब टेन थीटा जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, स्लोप। सबको पता होगा मैथ में, टेन थीटा को ही क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है, दैट इज टेन थीटा। और इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं इस पूरी ट्रायंगल, इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, इस पॉइंट को सी बोला, इस एबीसी पूरे पॉइंट के अंदर अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू को निकालूं, पूरी उसके अंदर मैं टेन थीटा की वैल्यू को निकालूं तो क्या होगा, बीसी, दैट इज बीसी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज परपेंडिकुलर। और ये एसी क्या है, इसका बेस है, तो बीसी बाय एसी,
अब देखो ए से सी तक यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो कौन है, टाइम है, इसलिए इस AC को मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम के बराबर। और इस B से लेकर C तक ये तो कौन है, पोजीशन है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, x, दैट इज पोजीशन, जिसको बोला x। तो आप सामने देख सकते हो कि पोजीशन बाय टाइम, पोजीशन बाय टाइम कौन हो गया, वेलोसिटी होगी या स्पीड हो गई। अगर मैं स्लोप निकाल देता हूं वो पोजीशन बाय टाइम आता है, जिसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। इसका मतलब जब x और t के बीच ग्राफ आपको दिया हो और उसका आप क्या निकाल दो, स्लोप, तो वो आपको क्या दे देगा, स्पीड दे देगा या फिर क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको याद रखना है कि जब पोजीशन और टाइम की आप बातें करते हो तो पोजीशन और टाइम का जो स्लोप होगा, उस स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी या फिर स्पीड के बराबर होगी। इस तरह से आपको ये बातें समझनी है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर समझना है कि x और t का अगर मैं स्लोप निकाल दूं, स्लोप आपको निकालना आता होगा जिसको tan थीटा कहते हैं, जिसको नहीं पता याद रख लें, tan थीटा ही स्लोप होता है। और स्लोप निकालोगे तो हमारे पास आया x बाई टी, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए आगे से आपको याद रखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड देगा। ठीक है, इसके बाद और अगर मैं ग्राफ की बात करूं, जैसे कि x और t के बीच की ग्राफ की बात की, तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे इस तरह से। इसका मतलब ये कहां से स्टार्ट है, पॉजिटिव इसका ओरिजिन है। ओरिजिन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पर इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव। अब कहोगे जी आपको कैसे पता चली, आप कारण जानिए, आप रीजन जानिए, रट्टा नहीं मारना कि ऐसा ग्राफ आते आपको ऐसा करना है। अब देखिए ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ये कैसा है, नेगेटिव है। देखो इससे पहले ये स्लोप कैसा था, पॉजिटिव था, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो 90 से कम है। देखिए ये एंगल 90 से कम है। इस केस के अंदर ये स्लोप कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। अगर स्लोप नेगेटिव है, पोजीशन और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी देता है। अगर ये स्लोप ही नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट इसका ओरिजिन कैसा है, पॉजिटिव ओरिजिन है इसका। इसी प्रकार आपको ग्राफ कुछ ऐसा भी मिल सकता है, ये x और t के बीच का ग्राफ है, कुछ इस तरह से ग्राफ मिल सकता है। इसका मतलब इसका ओरिजिन भी नेगेटिव और वेलोसिटी भी क्या है, इसकी नेगेटिव है। इस तरह के आपको अलग अलग टाइप के पोजीशन और टाइप के ग्राफ मिल सकते हैं, और वो आपको याद रखने हैं, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अब हम किसके ग्राफ लेंगे, स्पीड टाइम के या वेलोसिटी टाइम के, वीटी ग्राफ, दोनों एक साथ कंसीडर हो जाएंगे, वीटी ग्राफ। देखिए पहला ग्राफ हम लेते हैं वीटी का, देखिए दैट इज वेलोसिटी और दैट इज टाइम। अगर आपको ग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा तो ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, सीधा ग्राफ आप देख लीजिए। अब इस ग्राफ के अंदर भी बड़ी अच्छी बातें हैं, इस ग्राफ के अंदर भी बड़े अच्छे पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है, जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। अब मान लिया जाए मैं इस पॉइंट पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं ए और दूसरा पॉइंट बना लेता हूं बी, इस प्रकार से। देखिए बहुत सारे पॉइंट है, याद रखना। तो हमने इसको यहां से मिला दिया इस तरह से। जब मैंने इसको मिलाया तो ये पॉइंट यहां पे किसको शो कर रहा है, V1 को, और इस पॉइंट पे किसको शो कर रहा है, V2 को। इस पॉइंट का ये पॉइंट है, इसको बोल दिया T1, इसका ये पॉइंट है, इसको क्या बोल दिया, T2 बोल दिया, इस प्रकार से। और इस एंगल को क्या बोल दिया, थीटा, इसको क्या बोल दिया, C। अब इसका स्लोप निकालिए, पहले तो हमने xt का स्लोप निकाला था, अब किसका निकाल रहे हैं, स्पीड टाइम का या वेलोसिटी टाइम का स्लोप निकालिए। हमने इसका स्लोप निकाल दिया। जब मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो स्लोप देखिए क्या होगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC बाय AC, दैट इज BC बाय में AC, इस प्रकार। तो हम क्या लिखेंगे, BC, BC कौन है, V2 माइनस V1, दैट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय AC कौन है, ये रहा AC, ये कौन हो जाएगा, T2 माइनस T1, दैट इज AC इज T2 माइनस T1। ये क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया। इसका क्या बन गया है, स्लोप बन गया है। ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम।
जहां वेलोसिटी बाय टाइम होता है वहां क्या बोलता है, एक्सेलरेशन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सभी को पता है ये बात, 9वीं क्लास में आ जाती है कि वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आपको मैं यहां पे दो बातें क्लियर करना चाहता हूं, इन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको एक क्लियरिटी दे रहा हूं। अगर आपको पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ दे दे और उसका स्लोप निकाल ले तो वो क्या देगा, या तो स्पीड देगा और या फिर क्या देगा, वेलोसिटी देगा। या तो क्या देगा, स्पीड, और या क्या देगा, वेलोसिटी देगा। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ हो या स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ हो और उसका आप स्लोप निकाल दोगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पोजीशन टाइम के स्लोप को निकालोगे तो वो वेलोसिटी या स्पीड देगा, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम के उसको निकालोगे तो वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊं, इस प्रकार से, ये हो गई वेलोसिटी और इस तरफ क्या हो गया, टाइम हो गया। और इस टाइम को बोल दिया हमने t1 और इस पॉइंट को हमने बोल दिया v1, इसको बोल दिया 0। अब ये आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी। ये काम केवल इसी ग्राफ के साथ है, पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ नहीं, इसी के साथ है जो दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ट्रायंगल का एरिया, इसका मैं क्या निकालूं, एरिया। देखिए एरिया क्या होगा, 1/2 गुणा में बेस गुणा हाइट। बेस तो ये हो गया, बेस जिसको हमने क्या बोला, t1। कैसे बोला, t1 माइनस 0। अगर मैं इस बेस को निकालूं, इस दूरी को, तो t1 में से किसको माइनस कर दूंगा, 0 को। अब मैं इस पॉइंट को, इसको निकालना चाहता हूं तो v1 में से किसको माइनस कर दूंगा, 0 गुणा में v1। ठीक है। अब आप एक बात देखिए, जो इसका एरिया निकल के आ रहा है वो क्या मिल रहा है हमें, वेलोसिटी गुणा टाइम, यही मिल रहा है। अब आप एक बात देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू पोजीशन डिवाइडेड बाय में टाइम, और वेलोसिटी गुणा में टाइम कर दूं तो वो क्या दे रहा, पोजीशन। इसी पोजीशन को क्या बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं डिस्टेंस और या बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट, एक चीज बोल सकते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी गुणा टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब जब आपके पास वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ हो, मैं क्या कह रहा हूं, जब आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ हो तो उस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल दोगे तो वो एरिया आपको क्या प्रोवाइड कर देगा भाई, वही एरिया आपको प्रोवाइड करेगा 1/2 t1 गुणा v1। मतलब वो एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो दो बातें आ गई आपके सामने। पहली बात क्या है, अगर आप स्लोप निकाल देते हो किसका, वेलोसिटी टाइम के बीच के ग्राफ का, तो वो एक्सेलरेशन देगी। अगर आप उसका एरिया निकाल देता है तो वो क्या देगा, या तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये दो बातें आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। वही सारी बातें मैं आपको सामने कंसीडर कर रहा हूं। इसी प्रकार अगला ग्राफ देखिए, मान लिया जाए वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ हमने ले लिया। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, बट इसका स्लोप नेगेटिव है। और वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो इसकी एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन ग्राफ दे दे के बहुत पूछता है। देखिए पॉजिटिव वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन कैसी हो गई है, नेगेटिव हो गई है। तो इस प्रकार आपको ग्राफ को रीड करना मैंने सिखा दिया कि कैसे ग्राफ को रीड करना है, इसलिए मैं सारी बातें एक एक करके आपको सिखा रहा हूं। इसलिए मैंने ये सारे ग्राफ सब कुछ बातें आपके सामने कंप्लीट कर दी हैं, शेयर कर दी हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद वो किसका है, एक्सेलरेशन का। क्योंकि एक्सेलरेशन का टॉपिक भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन के टॉपिक को समझे आप आगे के न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाओगे। उस बारे में आपके सामने अब हम बात करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, सभी को पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि क्या कहना चाहता है कि एक्सेलरेशन हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है कि हमने किस इंटरवल में कितनी वेलोसिटी को चेंज किया है। इसके बारे में बता रही है कि हमारे वेलोसिटी का रेट क्या है, किस स्पीड की, किस रेट की स्पीड से हम जा रहे हैं, कितनी तेजी से हम दौड़ रहे हैं। जैसे कोई बॉडी 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी को ट्रेवल करेगी पर आवर की ट्रेवल से, और बटे में टाइम कर दिया तो उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास। इस प्रकार तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या दे रही है, हमारे पास वेलोसिटी का रेट दे रही है कि किस रेट से वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कह सकते हैं। इस प्रकार
समझ आ गई ये बातें। अब आपको इससे पहले एक बात मैंने आपको बताई थी, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, और वहां पे उसको लिखा था मैंने ds/dt। ठीक है, अब इस ds को कुछ भी लिख लो, आप dx भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे उसी से आप डिनोट कर लो। आप s से डिनोट करो डिस्टेंस को, या x से डिनोट करो, या y से करो, या z से करो, जो आपका मन करे उसी सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हो। इसी प्रकार अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं इसको भी लिख सकता हूं dv डिवाइडेड बाय में dt, इस प्रकार। एक्चुअल में इस dv का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इस dt का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कि अगर आपको कहीं dv दिखाई दे, d वर्ड दिखाई दे, उसका मतलब होता है v2 माइनस v1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। इसी प्रकार इस dt वर्ड का मतलब होता है t2 माइनस t1, जैसे वेलोसिटी में आ गया। अब वेलोसिटी में इस वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, डिवाइडेड बाय में इसका मतलब क्या होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस प्रकार से ये दोनों बातें आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। जब आपको ये बातें समझ आ जाती हैं तो आप देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv डिवाइडेड बाय dt, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, dx डिवाइडेड बाय dt है। अगर इस वेलोसिटी के फार्मूले को उठा के इसमें रख दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, दैट इज एक्सेलरेशन एंड d डिवाइडेड बाय dt, और इसकी जगह ये फार्मूला रखेंगे तो dx डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इस d और d का स्क्वायर होके क्या बनेगा, d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय dt, dt का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे dt का स्क्वायर, उसको ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि t का स्क्वायर ना, इस पूरे dt का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो एक्सेलरेशन का एक नया फार्मूला निकल के आ गया। याद रखना बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी के सहारे निकलेंगे, दैट इज dx बाय dt का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके सहारे निकलेंगे, याद रखना ये एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब एक्सेलरेशन क्या बताया मैंने, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की भी कितनी, सेकंड, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर। ऊपर वेलोसिटी है इसलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा पार्टी। तीसरा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या हो सकती हैं, तीनों तरह की हो सकती हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि किसी भी टाइप की है। अगला पॉइंट इसके अंदर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखना छपा हुआ प्रश्न आ गया भाई, एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे, छपने वाला प्रश्न है, याद रखना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितनी, जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। धीरे से क्वेश्चन में बोल देगा कि एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, फाइंड आउट देयर एक्सेलरेशन, तो याद रखना उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका उलट कर दें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मे और मे नोट भी जीरो, नोट भी जीरो। वो जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हम नहीं कह सकते। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेम काम स्पीड का है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन मे और मे नोट भी जीरो, मे और मे नोट जीरो, या तो जीरो हो सकती है या जीरो नहीं हो सकती है। यह बात आपको याद रखना है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस स्लाइड के ऊपर जो बातें लिखी हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकती है, सॉरी होगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन के बारे में नहीं कहा जा सकता, वो कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी। उसी प्रकार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, अगर इक्वल इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी का चेंज हो। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन। देखिए ये लिख रखी, ये इसको एवरेज भी बोल देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1, इसको क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का वही मतलब है, a इज इक्वल टू dv बाय dt, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये रही आपके सामने।
तो ये सारी बातें क्या हो गई, एक्सेलरेशन के बारे में हो गई हैं। अब जब आपको एक्सेलरेशन के बारे में सारी बातें मिल गई हैं तो इसके बाद आपके कुछ ग्राफ्स जो है वो एक्सेलरेशन और टाइम के भी हो सकते हैं। उसके लिए आप बात देखिए, सबसे पहला ग्राफ अगर मैं बात करूं दैट इज ए और टी के बीच का ग्राफ, तो हमारे पास क्या हो गया, ऐसा ग्राफ आ गया। ऐसा ग्राफ का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कैसी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इस तरह का ग्राफ। अगर आपको ग्राफ का कुछ इस तरह का चला जाए पता a इंटू टी और ग्राफ कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब जो आपकी कंप्लीट एक्सेलरेशन है, जो कंप्लीट एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये लिख दी 10 मीटर पर सेकंड, और ये कंप्लीट एक्सेलरेशन कैसी रही, कांस्टेंट। तो ये क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। इससे भी इंपॉर्टेंट ग्राफ जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या है जो बहुत बार क्वेश्चन में आते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, उसकी बात कीजिए आप। देखिए मान लिया जाए आपको दे दिया पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ और कह दिया एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, याद रखना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। कैसे पता चला, दैट इज x इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। 9वीं क्लास में इक्वेशन पढ़ के आते हैं जो डिराइव करवाएंगे मैं इस पार्ट में। मैं आपको एक बार बता दूंगा, सिंपल सी डेरिवेशन है, या आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको बात बता दूं, तीनों की इक्वेशन कौन कौन सी है, दैट इज v इज इक्वल टू में u प्लस में at, एक इक्वेशन ये। s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, इसी s को आप x भी बोल सकते हो। अगला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इस प्रकार। लास्ट बट नॉट लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, Sn इज इक्वल टू में u प्लस a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, इस प्रकार से। ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी इक्वेशन आपको क्या है, वो चारों इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन, ये चार इक्वेशन। ठीक है, ये चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और याद भी होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमने कौन सी इक्वेशन की बात की है, एक इक्वेशन की बात की है। देखिए एक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गई, एक्सेलरेशन हो गई इसकी पॉजिटिव, ये ग्राफ आ गया ऐसा। ये कहां से किया है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, इस प्रकार से। अगर आप x को टाइम के साथ कंपेयर करें तो क्या आता है, अगर ये u की वैल्यू 0 होती है, एक मिनट के लिए समझाने के लिए मैं u की वैल्यू को 0 कर रहा हूं, हमने हालांकि यहां कुछ ना कुछ पोजीशन ली है। तो मान लिया इनिशियली बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये किसके बराबर होगी, ये 0, तो दैट इज हाफ at का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गई, टी स्क्वायर के। तो ऐसा जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ तो यही तो होता है, इसी तरह का पैराबोलिक ग्राफ ही तो होता है, तो यही बना दिया पॉजिटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई। अगर इसका उलट होता, अगर हम इसके उलट की बात करेंगे, ये इक्वेशन आपको याद हो गई, तो इसको मैं यहां से कंप्लीट कर देता हूं। इसका उलट होता, मान लिया जाए ग्राफ आपसे पूछ लिया गया है x और t, बट अब की बार एक्सेलरेशन कैसी बोल दी, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं है जो पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं, यहां से प्रश्न आता है, इसलिए आपको याद रखना ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर मैं तीसरे एक्सेलरेशन के ग्राफ की बात करूं, दैट इज पोजीशन और टाइम, ये ग्राफ आपको ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब कैसी एक्सेलरेशन हो गई है, जीरो एक्सेलरेशन। ये किसका ग्राफ है, 0। बट याद रखना दिस इज ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। अगर यही ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का होता और ऐसा ग्राफ मिलता तो कैसे होता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। अगर यही ग्राफ आपको किसका मिल रहा है, पोजीशन और टाइम का, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन कहेंगे। इसलिए आपको ये बातें एक एक करके याद होनी चाहिए, प्रत्येक बात। अब मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछने वाला हूं, और उसके बाद आपको चारों इक्वेशन मैंने ड्राइव करवा दी थी, या बोल दिया था कि चारों इक्वेशन, उसमें डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। आपको पता ही होगा कि अगर पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एक करके दिखा देता हूं, तो v डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए इनिशियल से लेके फाइनल तक, यहां भी तो आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये दूसरे कर दिया हमने,
एक्सेलरेशन से कर देते हैं, इसमें रखना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, उसी को करना तो लेकर देता हूं dx अपॉन dt। तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, dx, उसी को सोल्व कर रहा हूं। अब v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी, इसको यहां रखो तो u प्लस ए टी, ज्यादा लंबी इक्वेशन थी इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया था, साथ में dt इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, u को इसके साथ लीजिए तो u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, क्या किया है, इस dt को अंदर इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वहां कौन बचा, dx का इंटीग्रेशन x बच गया। ये इंटीग्रेशन आपको आता भी होगा अच्छे से, तो यहां से u कांस्टेंट t साथ में प्लस में ए टी डी टी का क्या हो जाएगा, a इंटू टी का स्क्वायर बाय में 2 इज इक्वल टू x, देख लो बन गया, x इज इक्वल टू यू टी 1/2 a टी स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन बन गई। तो ये इक्वेशन आपको किसी भी टाइम इजी सी है, सोल्व कर सकते हो। अब एक्सेलरेशन के सारे ग्राफ हैं, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन देखिए यहां करवा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आपको पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, y पोजीशन है और t टाइम है, और इसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा दे रखा है, और यहां पे एक टाइम को मार्क कर दिया t1, और इस टाइम पे एक पोजीशन मार्क कर दी जिसको कह दिया y1। एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये आप लिफ्ट मान लो, और ये लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, इस तरह से। जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ गोइंग है, अपवर्ड गोइंग है, जाते जाते जब टाइम t1 पहुंचा और वेलोसिटी v1 पहुंची, तो इसके ऊपर वाले हिस्से से एक नट बोल्ट खुल के लूज होकर नीचे गिर गया। जब वो नट बोल्ट लूज होकर नीचे गिर गया तो उस नट बोल्ट की पोजीशन टाइम की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, मतलब हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफ किसको ड्रॉ करना है, पोजीशन और टाइम के ग्राफ को, एक्स और टी के ग्राफ को ड्रॉ करना, किसके लिए, नट बोल्ट के लिए। कब ड्रॉ करना है वो देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, t1 टाइम के ऊपर जो आपको डिनोट किया है, और y1 वेलोसिटी के ऊपर हुआ क्या है, t1 टाइम और y1 उसकी पोजीशन, वेलोसिटी नहीं है गलती से बोल दिया, y1 उसकी पोजीशन है। जब वो लिफ्ट ऊपर जाते जाते t1 पे पहुंची, टाइम t1 पे पहुंची, तो एक नट बोल्ट लूज हुआ और उससे नीचे गिरना शुरू हो गया है। जैसे कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं और इस पेन को छोड़ दूं नीचे की तरफ, जब ये पेन नीचे की तरफ जाएगा तो उसके x और t के बीच का ग्राफ कैसा होगा, इस बात का ड्रॉ करवा रहा है वो। तो आप याद रखिए इस बात को, जब ऊपर जाते जाते लिफ्ट के अंदर से ऊपर जा रही है, कोई नट बोल्ट लूज होकर नीचे गिरा, मतलब वो किस केस किसका आ गया, फ्री फॉल का आ गया। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है। एग्जांपल का मतलब, ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इस पेन को पकड़ के नीचे लेके आ रहा हूं तो मेरे हाथ के द्वारा दी गई एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अगर मैं इस पेन को यहीं से छोड़ दूं, देखो इस पेन को यहीं से छोड़ दूं, तो इसका मतलब जैसे ही मैंने पेन को यहां से ड्रॉप कर दिया, इसके बाद ये कंट्रोल किसके अंडर आ गया, ग्रेविटी के अंडर, जिसको क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। जब किसी मनुष्य का कंट्रोल ना रहे, किसी मशीन का कंट्रोल उस बॉडी पे ना रहे, केवल और केवल उस बॉडी के ऊपर किसका फोर्स लगे, ग्रेविटी का फोर्स लगे, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है ग्रेविटी का। तो जब ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो उसी केस में उसको क्या बोला जाता है, फ्री फॉल बोला जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, अगर किसी बॉडी को हम हमारे द्वारा दी गई एक्सेलरेशन से अलग ग्रेविटी की एक्सेलरेशन मिले, मैं इसको जैसे ही छोड़ देता हूं तो ये बॉडी यहां ड्रॉप करते ही किस एक्सेलरेशन से आ रही है, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से, उसी को क्या बोला जाता है, फ्री फॉल। और फ्री फॉल के केस में जहां जहां आपको ए दिखे वहां क्या कर दो, जी कर दो, ए दिखे वहां क्या कर दो, जी कर दो। तो इसका मतलब पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, और किसके लिए ड्रॉ करा रहा है, जी के लिए ड्रॉ करा रहा है, जी के लिए ड्रॉ करवा रहा है। अब जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव और ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ तो कुछ ऐसा था, तो ग्राफ आएगा ऐसा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। बिना कंसेप्ट आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप एसआई हो जाओगे। उसके बाद आप जितने भी न्यूमेरिकल चाहो उतने न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई आपकी समस्या नहीं है। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले पार्ट में कंप्लीट थ्योरी का पार्ट आपको करवा दिया है, इसके बाद कंप्लीट न्यूमेरिकल का पार्ट, इसी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है हर तरीके से 50-60 न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस लेक्चर के साथ बने रहिए। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, पर वहां पे आपको देखेगा कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको करवाए जा रहे हैं। मैं भी देखता हूं, उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, पर मैंने आपको यहां पे प्रत्येक कंसेप्ट पहले क्लियर किया कि कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाया है। इसके अलावा देखिए मैं कुछ बातें करता हूं आपके साथ, और
अगर हम बात करें कुछ कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने बहुत बार क्वेश्चन देखा कि x इज इक्वल टू में 2t, एक ये दे दिया x2, ये x1 था, इज इक्वल टू में 3t स्क्वायर प्लस में 5t। ठीक है, ये a ऑप्शन है, ये b ऑप्शन है, c ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास x3 इज इक्वल टू में 8t स्क्वायर प्लस t, और d ऑप्शन आपके पास है नन। इनमें से आपको बतानी है कि यूनिफॉर्म स्पीड किसकी होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको करवाए जाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड किसकी होगी, कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया कि यूनिफॉर्म स्पीड किसकी होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कैसे, स्पीड निकालिए भाई, स्पीड निकाली तो क्या करना होगा, dx1 बाई dt। आपको पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं, अब मैं इसको बोल सकता हूं, अगर मैं पोजीशन बाय टाइम कर दूं तो क्या बनेगी, वेलोसिटी। अब पोजीशन बाय टाइम ऐसी टर्म क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए पोजीशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए अभी अभी समझाया था, कहा था इसको याद रखना, दैट इज x2। तो ये क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। नई नई बातें आ रही हैं तो वो साथ साथ मैं आपको सिखा भी रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। इसकी पावर 1 थी तो क्या हो जाएगा 2, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे जाती है, इंटीग्रेशन में नीचे, तो आगे, और t, और इसमें से क्या हो जाएगा एक माइनस, तो 2 इंटू t की पावर क्या बन गई 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो कितना उत्तर आ गया 2। इसको सोल्व कीजिए, ये v1 था, ये v2 था। अब क्या होगा, इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 3, 2 आगे आ जाएगा, और t 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो t प्लस 5 का 1 आगे 5, इसका 1 आगे, और उसकी पावर 0 हो गई तो 1, इसलिए क्या हो गया 6t प्लस में 5 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी निकालोगे तो 8 का 2 आगे तो 16, और t यहां पे, और t का कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार का डिफरेंशिएशन करके सभी को आता है, निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं अगर किसी को डिफरेंशिएशन आता तो नीचे मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको अलग से डिफरेंशिएशन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो कोई कह दे इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। जो n है ये आगे आ जाएगा, ये n के आगे x, और इस n में से क्या हो जाएगा एक माइनस, इस तरह से। जैसे 2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, इसकी पावर है 1, तो 1 तो आ गया आगे, ये आ गया, और t की पावर 1 में से एक माइनस होगा, ये कर दिया इसी तरह से आगे। अब आपको कैसे पता चला कि यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी हो गई। मुझे ऐसे पता चला कि जब आप पहले वेलोसिटी को देख सकते हो, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, जो टाइम पे ही डिपेंड नहीं करती उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म हो गई, वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करी, कभी चेंज ही नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में टाइम पे डिपेंड कर रही है, तीसरे में टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए हैं, भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, 50-60 न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसी स्लाइड के अंदर आपके न्यूमेरिकल है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे आपके साथ, देख लीजिए। ये भर भर के न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहिए और बने रहिए एमएस पथेरिया चैनल के साथ। थैंक यू आज के लिए।